मैं 100 दीपों का शहर बांसवाड़ा बोल रहा हूं। इसके अलावा भी मुझे कई उपनामों जैसे आदिवासियों का शहर, बागड़ प्रदेश, राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मैं प्रसिद्ध हूं मेरी आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी माता, माही बांध, मेरे यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों और मेरे यहाँ की प्राकृतिक छटा के कारण। आपको मेरे यहाँ जगह जगह नदी नाले, मंदिर, टापू, जंगल भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं। मैं बांसवाड़ा आज आपको मुझ में स्थित मंदिर, ऐतिहासिक स्थलों, किलों और सांस्कृतिक विरासत के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी आत्मकथा के अंत तक। आपको बता दूं, मैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा से लगता हुआ जिला हूं। मुझे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मेरा मुख्य आकर्षण माही नदी है। मेरे यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। मैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हूं। मेरे क्षेत्र में बांस के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाने व मुझे बांसिया भील द्वारा बसाए जाने के कारण मेरा नाम बांसवाड़ा पड़ा है। मेरे बांसवाड़ा शहर के लगभग मध्य में से एक कर्क रेखा गुजरती है। प्राचीन काल में मुझे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था तथा मेरी राजधानी अथुर्ना हुआ करती थी एवं मेरे क्षेत्र पर परमारों का शासन हुआ करता था। मैं राजस्थान का एक जनजाति बहुल जिला हूं। यदि आप भारत के इतिहास के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ये ऑडियो बुक करीब 1 घंटे और 27 मिनट लंबी है, जिसमें 15 एपिसोड हैं। ये किताब आपको भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाती है। ये किताब आपको बताती है कैसे भारत वेदों और उपनिषदों की भूमि से होते हुए औरंगजेब जैसे शासक के कब्जे में आ गया और हमारी असली पहचान क्या है। हमारी परंपरा, संस्कृति और अखंडता की आवाज है ये किताब। इसके अलावा आप कई और ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी कई भाषाओं में। यह मंच आपके पूरे परिवार को नॉलेज देता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, वो भी एक बहुत ही कम कीमत पर, जो कि एक पेपर किताब की कीमत से भी कम है। कुकू एफएम का सालाना शुल्क है 399 रुपए। अगर आप हमारा कूपन कोड FACTS50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। ये कूपन कोड वैलिड है पहले 200 मेंबर्स के लिए। अब चलते हैं जहां राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को मेरी रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। मेरे तत्कालीन राजा चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान के एकीकरण में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं और मेरा राजस्थान में विलय कर दिया गया। इससे पहले मैं डूंगरपुर राज्य का एक भाग हुआ करता था। मैं दिशा की दृष्टि से राजस्थान के दक्षिणी दिशा में हूं। मेरा कुल क्षेत्रफल लगभग 5037 वर्ग किलोमीटर है। मेरी नींव महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। मेरे यहाँ का वाहन पंजीकरण RJ03 से होता है। मैं बांसवाड़ा जयपुर से 530 किलोमीटर, उदयपुर से 160 किलोमीटर, गुजरात के अहमदाबाद से 180 किलोमीटर, वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूँ। वहीं मेरे पड़ोसी जिलों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर दिशा में उदयपुर, उत्तर पूर्व में प्रतापगढ़ और पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात व पश्चिम में डूंगरपुर की सीमाओं से जुड़ा हुआ हूँ। वहीं बात करूं मेरे यहाँ की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी कुल जनसंख्या 17,97,485 है। मेरे यहाँ का लिंगानुपात 980 है। मेरे बांसवाड़ा की साक्षरता दर 56.3% है। मेरे शहर की प्रमुख नदियों की यदि मैं बात करूं तो माही नदी, अनास नदी, हारन नदी, चांप नदी, एराव नदी हैं। समुद्र तल से मेरी कुल ऊंचाई 302 मीटर है। मेरे शहर में कुल 11 तहसील हैं। मेरे बांसवाड़ा की कुल 346 ग्राम पंचायतें एवं लगभग 1532 गांव हैं। आपको बता दूं, न्यूनतम दुग्ध उत्पादक वाला जिला पूरे राजस्थान में मैं ही हूं। 56 का मैदान मेरे और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है।
मेरे एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला भी मैं ही हूं। राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें मेरे ही जिले पर पड़ती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दादनपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में मेरे ही शहर में आयोजित किया गया था। शालिम शाही तथा लक्ष्मण शाही सिक्के मेरे यहाँ की रियासत काल में चलते थे। आपको बता दूं, बीड़ी बनाने में प्रयुक्त तेंदु यानी टिमरू के पत्ते वाला पेड़ सर्वाधिक मेरे शहर के जंगलों में ही पाया जाता है। डूंगरपुर एवं मेरा संयुक्त रूप से प्राचीन काल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मेरी राजधानी अथुरना थी। अगर मैं बात करूं मेरे इतिहास की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरे शहर की उत्पत्ति राजा पुत्रका द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक इतिहास की माने तो मेरा इतिहास 490 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जब मगध के राजा अजात शत्रु अपनी राजधानी को पहाड़ी क्षेत्र से और अधिक सामरिक रूप में स्थित करना चाहते थे। बताया जाता है गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में इस स्थान से गुजरे थे। मैं यदि बात करूं वर्तमान की, तो मेरी स्थापना एक भील राजा वाहिया चरपोटा द्वारा की गई थी। वाहिया को राजा बांसिया भील भी कहा जाता है। उसी के नाम पर मेरे शहर का नाम बांसवाड़ा पड़ा। 1530 में मुझे और मेरे क्षेत्र को रजवाड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब मैं आपको मेरे पर्यटक स्थलों की और घुमाने ले चलता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम चाचाकोटा। मेरा यह स्थान शहर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, जो कि शहर के सबसे प्रसिद्ध आकर्षित स्थानों में से एक है। यहाँ पर सबसे सुंदर प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं और हर जगह पर पानी समुद्र तट की तरह दिखाई देता है। मेरे शहर का ये आइलैंड बड़ा ही सुंदर है। आप एक बार वहां चले गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा। आप यहाँ की देसी नाव में बैठकर पूरा नजारा अपने मोबाइल या कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आर्थुना। यह मेरा एक दर्शनीय पुरातात्विक पर्यटन स्थल है, जो कि सदियों पुराना होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी है। इसके साथ ही मेरे इस क्षेत्र से कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां खुदाई के दौरान पाई गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक प्राकृतिक कला का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आप भी मुझे निहारने आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर पधारिएगा। गढ़ राजमहल मुझ में स्थित यह एक ऐसा महल है जहाँ महल में तकरीबन 50 से अधिक अलग अलग अपार्टमेंट मौजूद हैं। यह महल करीब 500 साल से भी अधिक पुराना है, जो कि मेरे शहर के गौरव का प्रतीक है। इस महल को पूरा लाइटों से सजाया गया है, जिसे रात में देखना एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। आपको बता दूं, मेरे यहाँ कई गानों की शूटिंग भी हुई है तथा मेरे पर्यटक मेरे स्थान से बड़े ही प्रभावित होते हैं। अब हम चलते हैं मानगढ़ धाम। मेरे स्थान को जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में जाना जाता है। मानगढ़ पहाड़ी पर जिस जगह पर यह घटना घटित हुई थी, वह स्थान पवित्र बन गया है और अब इसे मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाने लगा है। इसे पर्यटक मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मेरी धरती पर एक हृदय विदारक घटना ऐसी हुई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। हुआ यूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गुजरात राजस्थान की सीमा पर अवस्थित मेरे जिले के मानगढ़ में अंग्रेज सैनिकों द्वारा करीब 1500 आदिवासियों की हत्या की घटना दर्ज है, जिसे इतिहास के पन्नों में यथोचित स्थान नहीं दिया गया। जलियांवाला बाग कांड को अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया था। इसके करीब 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजों ने करीब 1500 भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। परंतु आदिवासियों के इस बलिदान को इतिहासकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब चलते हैं मेरी मां त्रिपुरा सुंदरी दरबार, जो मेरा और मेरे पूरे शहर का ख्याल रखती हैं। मेरा ये मंदिर मेरे मुख्य शहर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक दर्शन करने योग्य मंदिर है। इस मंदिर को माता तिरटिया के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर त्रिपुरा सुंदरी देवी को समर्पित है। यहाँ माता की भव्य अद्भुत मूर्ति है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
तीनों पुरियों में स्थित देवी त्रिपुरा के गर्भगृह में 18 भुजाओं वाली श्याम वर्णी भव्य तेज युक्त आकर्षक मूर्ति है। इसके प्रभामंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां हैं जिन्हें 10 नवदुर्गा कहा जाता है। मूर्ति के नीचे के भाग के संगमरमर के काले और चमकीले पत्थर पर श्री यंत्र उत्कीर्ण है, जिसका अपना विशेष तांत्रिक महत्व है। मंदिर के पृष्ठ भाग में त्रिवेद, दक्षिण में काली तथा उत्तर में अष्टभुजा सरस्वती मंदिर है, जिसकी अवशेष आज भी विद्यमान है। यहाँ देवी के अनेक सिद्ध उपासकों एवं चमत्कारों की गाथाएं सुनने को मिलती हैं। मेरे यहाँ के पूर्व शासक मालव नरेश जगदेश परमार ने तो मां के श्री चरणों में अपना शीश ही काटकर अर्पित कर दिया था। उसी समय राजा सिद्धराज की प्रार्थना पर मां ने पुत्रवत जगदेव को पुनर्जीवित किया था। नवरात्रि में यहाँ कई प्रकार के कार्यक्रम, भजन कीर्तन होते हैं तथा अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने लायक होती है। अब आप भी मेरे शहर आ रहे हैं तो मेरी माता के दर्शन करके ही लौटिएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जुआ झरने पर। जुआ फॉल्स को देखने के लिए सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम है। यह जब यहाँ प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से निकलने वाले झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। शांत और निर्मल वातावरण में योजना की भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ पल यहाँ पर शांति के बिताने के लिए यहाँ कर आपको आराम करने और घूमने का भरपूर आनंद मिलेगा। अब मैं आपके लिए चलता हूँ मेरे बागी दौरा मार्ग पर। छींच गांव में तालाब के किनारे जहाँ 12वीं शताब्दी का प्राचीन ब्रह्म मंदिर है। यह कृष्ण पाषाण पर हंस की आकृति नुमा चतुर्भुज ब्रह्म जी की आदमकद प्रतिमा शिल्प की दृष्टि से अद्भुत और विलक्षण है। ब्रह्मा जी के बाईं तरफ भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार खंडित प्रतिमा के स्थान पर वर्तमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1503 में महारावल जगमाल सिंह द्वारा करवाई गई थी। यहाँ के शिलालेख हैं जिसमें विक्रम संवत 1952 का उल्लेख है कि जिसके अनुसार कल्ला के पुत्र देवदत्त ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में सप्तऋषि जी और ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि यह मूर्ति अजमेर के पुष्कर में स्थित मूर्ति से बड़ी है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरी आनंद सागर झील। मेरे यहाँ आनंद सागर नाम की झील है जो राजस्थान की एक कृत्रिम झील है। इस झील को बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण महारानी जगमाल सिंह की रानी लंची बाई ने करवाया था। आपको बता दूं मेरा यह स्थान पवित्र पेड़ों से घिरा हुआ है जो कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। मेरे रतलाम मार्ग पर स्थित पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में उत्पन्न 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष माना गया है। मान्यतानुसार पीपल एवं वट वृक्ष तरह विशाल या वृक्ष मनोकामनाएं साकार करता है। एक दुर्लभ वृक्ष है जिसका धार्मिक एवं सामाजिक महत्व है। श्रावण मास एवं अमावस के दिन विशेष अर्चना की जाती है। यहाँ पर भी अवश्य आइएगा। अब हम चलते हैं मुझसे 40 किलोमीटर की दूरी पर दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, जहाँ सभी धर्मों का आस्था का केंद्र है। मेरे इस मुख्य मंदिर में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की पद्मानस्त कृष्ण वर्ण पाषाण प्रतिमा है। गर्भगृह और दीवारों पर भगवान पार्श्वनाथ जी के 10 भव और जैन तीर्थंकरों के अत्यंत सुंदर कांच में चित्रित किया गया है। पहाड़ी पर शिव मंदिर, उत्तर में दक्षिण भिमुख हनुमान मंदिर भी स्थित है जहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं। अब यहीं से हम चलते हैं रामकुंड, जो कि मेरे यहाँ का एक बेहद पवित्र स्थल है जो तलवाड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि इस स्थल को फटी खान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पहाड़ी के नीचे स्थित एक गहरी गुफा है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के समय इस जगह पर आए थे। चट्टानों से बनी बड़ी गुफाओं में शिवलिंग एवं अन्य प्रतिमाएं हैं। गुफा के तल में जलकुंड है, इसे राम कुंड कहा जाता है। ऊपर से देखने पर एक पहाड़ी है जहां हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण यह स्थल मनोहारी है। यहाँ एक बड़ी गुफा भी है और मान्यता है कि वह गुफा घोटिया आंबा तक जाती है। अब आपको लिए चलता हूँ डायलाब झील। डायलाब झील मेरे यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। मेरे यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माही डैम संभाग का सबसे बड़ा बांध है। आपको बता दें इस डैम में 16 गेट और यह 3.10 किलोमीटर लंबा है। जब यह डैम पूरी तरह से भर जाता है और इसके गेट खोले जाते हैं तो यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। अगर आप मेरे यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो आप माही डैम को
इसमें जरूर शामिल करें। यह बागड़ विकास की भगीरथ अचल की अविस्मरणीय सौगात है। अब चलते हैं ग्रामीण परिवेश सिंहपुरा में। मेरे प्यारे दर्शकों, छुट्टियां बिताने के लिए आप सिंहपुरा जरूर आएं। यह एक समकालीन स्थल है, परंतु अन्य स्थानों की तुलना से हटकर है। मेरा स्थान शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंहपुरा में एक सुंदर झील है, छोटी पहाड़ियों, एक जंगल और चारों ओर हरियाली नजर आती है तथा यहीं आपको घूमने के अन्य स्थानों से अधिक प्राकृतिक सुंदरता देखने के अवसर मिलेंगे। कई प्रकार से सिंहपुरा का ग्रामीण परिवेश में राहत और शांति पाने की जगह है, जहां आप प्रकृति के बिल्कुल पास रहकर अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। अब आपको लिए चलता हूं भोले मादरेश्वर मंदिर। मेरे शहर के उत्तर पूर्व में स्थित मादरेश्वर महादेव का मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। पर्वतमाला के भीतर गुफा में अवस्थित अनोखे प्राकृतिक स्वरूप के कारण शिवलिंग श्रद्धालुओं की मनोकामना का स्थल है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर से शहर एवं प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा जा सकता है। श्रावण मास में बणेश्वर से मादरेश्वर तक कांवड़ यात्री बणेश्वर से पवित्र जल कलश में भरकर पैदल ही यहाँ पहुँचते हैं। मैं इस कांवड़ यात्रा से आनंदित हो जाता हूँ। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते हैं। तत्पश्चात मादरेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही मेरे यहाँ शिवरात्रि में सबसे बड़ा मेला भी लगता है। अब हम चलते हैं तलवाड़ा मंदिर। मेरे शिल्पनगर तलवाड़ा में तिरुपरा सुंदरी मार्ग पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। मेरे इन गणेश जी को आमलिया गणेश के नाम से भी जाना जाता है। बुधवार एवं चतुर्थी को श्रद्धालु आते हैं। यहाँ सूर्य मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर प्रमुख हैं। अब चलते हैं घोटिया अंबा माता धाम, जहाँ अन्य केलापानी, पांडव कुंभ और घोटेश्वर महादेव मेरे यहाँ के प्रमुख पवित्र तीर्थ हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा स्थान पर व्यतीत किया था। यहाँ पर पांडवों की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है। घोटिया अंबा से कुछ ही दूरी पर सुरंग से जुड़ा हुआ भीमकुंड स्थित है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। मेरे इन पर्यटक स्थलों के अलावा भी मुझ में कई ऐसे स्थान हैं, जैसे सवाई माता भंडारिया, पाराहेड़ा एक प्रसिद्ध शिव मंदिर, कागदी पिकअप वियर, विठल देव मंदिर आदि मेरे प्रमुख स्थान हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये थे मेरे कुछ पर्यटन स्थल जिन्हें आप आकर अवश्य देखें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा परिवहन के बारे में। अगर आप हवाई जहाज द्वारा मेरे यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो बता दूं कि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर, जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत के सभी शहरों से कनेक्ट है। ट्रेन द्वारा मेरे यहाँ की यात्रा करने वालों को बता दूं कि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रतलाम रेलवे स्टेशन है, जो 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे यहाँ पहुँचने के लिए सड़क द्वारा यात्रा करना काफ़ी अच्छा है। राजस्थान के प्रमुख शहरों से और अन्य राज्यों के शहरों से यहाँ के लिए सभी बसें उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी ये आत्मकथा? मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट पढ़कर ही तो हमारे मन को ठंडक मिलती है। मैं जो मेहनत करता हूँ वो सब आप ही को समर्पित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।